A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. How are you all? Welcome to lecture number 3. आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सबसे पहला फेज़। अब क्या मतलब है इस बात का? जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ फेजेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ एक प्रोसेस होता है कि इस स्टेप से गुज़र कर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बनेगा। तो उस स्टेप्स को हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि वो फेजेस या वो स्टेप्स क्या है। उनमें से पहला था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, दूसरा था डिज़ाइन, तीसरा था कोडिंग या डेवलपमेंट, चौथा टेस्टिंग एंड देन मेंटेनेंस। तो आज हम इस पहले फेज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो फेज़ है, जो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो सबसे पहला फेज़ है, इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको मुख्तसर सा बता दूं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहते किसे हैं। उसके बाद हम आगे स्लाइड्स और एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। जब एक क्लाइंट होता है, एक बंदा होता है, उसे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो आपके पास आता है और आपको बोलता है कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर है चाहिए जिसमें ये खुसूसियात हो, ये हो, सारे रिक्वायरमेंट्स और सारी बातें आपको बताता है कि मुझे एक इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए जो मेरे लिए ये काम करे। आप वो सारी बातें अपने साथ लिख देते हैं रफ फॉर्म में एक पेज पे। उसके बाद आप उसकी एनालिसिस करते हैं, आप चेक करते हैं कि इसमें से कौन से रिक्वायरमेंट्स ठीक है, कौन से पॉसिबल है, कौन से पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि वो जो रिक्वायरमेंट्स मांग रहा हो उसमें से बाज़ रिक्वायरमेंट्स की टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई हो, या उनमें से आप बाज़ रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट ना कर सकते हो, आपके पास डेवलपर्स ना हो। तो आप उसकी एनालिसिस करते हैं कि इसमें से कौन से रिक्वायरमेंट्स पॉसिबल है इम्प्लीमेंट करने के और कौन से नहीं हैं। उसके बाद आप ये करते हैं कि आप उसको जो आपने प्रायोरिटाइज़ कर दिए हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स मैंने इस सॉफ्टवेयर में डालने हैं, तो आप उसको एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट में, जिसको हम SRS कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, उसमें आप फॉर्मली टाइप करके लिख देते हैं। जिस तरह आप जब अपना मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो आपको रिपोर्ट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मिल जाती है, जिसमें आपका नेम मेंशन होता है, आपके ब्लड ग्रुप्स और सब कुछ एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट में मेंशन होती है। तो इस तरह का एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बन जाता है और उसमें हमारे जो रिक्वायरमेंट्स उस सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट होने के हैं वो उसमें हम लिख देते हैं। उसके बाद हम वैलिडेशन करते हैं, इस रिक्वायरमेंट्स को उस क्लाइंट से चेक करवाते हैं कि आपने जो रिक्वायरमेंट दिए थे क्या वो यही है या नहीं। अगर वो कहता है कि इसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग है या नहीं है, तो हम उसके साथ नेगोशिएशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उसको हम रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद हम उससे वैलिडेट करवा के, चेक करवा के आगे डिज़ाइन में प्रोसीड करते हैं। ये सारे स्टेप्स रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के हैं। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पर और एक एक स्लाइड को एक्सप्लेन करेंगे कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में क्या होता है। सबसे पहले in this lecture we will talk about the most foundation topic of software engineering, which is the requirement engineering। कि सबसे जो फाउंडेशन या सबसे जो पहला बेसिक फेज है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, which is the process to identify and document the problem statement। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है?
प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो क्लाइंट ने आपको बताया था कि मुझे ये चीज़ें अपने सॉफ्टवेयर से करवानी है, ये चीज़ें सॉफ्टवेयर ने मेरे लिए करनी है, वो हर एक रिक्वायरमेंट आपके लिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर complete specification of the desired external behavior of the system to be built। मतलब ये है कि आपने जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट से ली है, फिर एनालिसिस उसकी की, वो तमाम इस बात का सबूत है कि जब सॉफ्टवेयर बनेगा तो वो ये काम करेगा, उसका बिहेवियर इस तरह होगा। सिंपल मैं आपको बता दूं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि व्हाट द सॉफ्टवेयर विल डू, सॉफ्टवेयर करेगा क्या, ये आप मुझे बता दें कि मैं सॉफ्टवेयर से वो करवा दूं, तो ये होता है रिक्वायरमेंट्स या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। अब इसमें एक्सटर्नल बिहेवियर की बात क्यों की गई है? एक्सटर्नल बिहेवियर की बात इसीलिए की गई है कि एक्सटर्नल बिहेवियर का मतलब है कि सॉफ्टवेयर करेगा क्या। अब इंटरनल बिहेवियर का मतलब है कैसे करेगा। अब कैसे करेगा ये डेवलपर का काम है, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या क्लाइंट या उसका काम नहीं है। रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो होता है वो उसका काम नहीं है कैसे करेगा, क्या करेगा, ये इनका काम है। इसीलिए लिखा हुआ है एक्सटर्नल बिहेवियर। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम विल डू। करेगा क्या सॉफ्टवेयर, ये हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स का ये मतलब है। विदाउट डिस्क्राइबिंग हाउ इट विल डू इट, ये हमारा काम नहीं है कि कैसे करेगा, वो डेवलपर का काम है कि वो उसे कैसे करवाता है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, बस हमने ये लिखना है कि करेगा क्या सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। वही बात आ गई कि एक्सटर्नल बिहेवियर का मतलब यही है कि क्या करेगा सॉफ्टवेयर हमारे लिए। रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकते हैं? पार्ट ऑफ द प्रपोजल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट हमारे बीच बन गया तो एक किस्म का एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है क्लाइंट और आपके दरमियान, कि आपके और मेरे दरमियान ये बातें फिक्स हुई थी, ये रिक्वायरमेंट फिक्स हुए थे। तो एक प्रपोजल, एक कॉन्ट्रैक्ट है, द कॉन्ट्रैक्ट है एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जिसमें सब कुछ चीज़ें मेंशन होती है। ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। IEEE ने क्या डेफिनेशन दी थी? IEEE ने यही डेफिनेशन दी थी कि कंडीशन और कैपेबिलिटी वही बात है, बस सिर्फ दूसरे अल्फाज में इसको समझाया है। दैट मस्ट बी मेट और प्रोसेस बाय सिस्टम, वो बातें, वो कंडीशन, वो रिक्वायरमेंट्स, वो चीज़ें जो सिस्टम ने हर हाल में उसको पूरा करना है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट्स टू सेटिस्फाई अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वही SRS डॉक्यूमेंट, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन और अदर फॉर्मली इम्पोज डॉक्यूमेंट। के सॉफ्टवेयर या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि सिस्टम वो तमाम बातें, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स मीट करे कि जो हमारी जो डॉक्यूमेंट में फिक्स हो गई थी कि ये काम उसने करने हैं, तो वो बिल्कुल उसको मीट करें। सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट्स हम लेते किससे हैं? अब हर सिचुएशन इस तरह नहीं होगी कि आपके पास क्लाइंट आएगा और आपको रिक्वायरमेंट्स देगा कि ये मेरे रिक्वायरमेंट्स है, मेरे लिए सॉफ्टवेयर बना दो। मुख्तलिफ सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से आप रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स का मतलब ये है कि वो लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड है, लिंक्ड है, उसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में डेवलपर आते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियर आते हैं, डिज़ाइनर आते हैं, क्लाइंट आता है, प्रोजेक्ट मैनेजर आता है, तो ये जो इन्वेस्टर है वो आता है, जो इस सॉफ्टवेयर के साथ लिंक्ड है, वो लोग तमाम स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। उसके बाद आती है डॉक्यूमेंट्स। अब ये उन चीज़ों की बात हो रही है जहाँ से हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले स्टेक होल्डर्स हो गए, उसके बाद आगे डॉक्यूमेंट्स के हम कुछ डॉक्यूमेंट्स उठा के देख ले जो प्रीवियस सॉफ्टवेयर सिस्टम के
SRS डॉक्यूमेंट उठा के देख ले, उससे कुछ रिक्वायरमेंट्स ले ले, कुछ और डॉक्यूमेंट्स उठा के देख ले, उससे हम कुछ रिक्वायरमेंट्स ले ले। उसके बाद आता है एग्जिस्टिंग सिस्टम, कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश सिस्टम है जो चल रहा है उसको जाके देख ले, चेक कर ले कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो वर्क कर रही हैं, तो वहाँ से भी हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। डोमेन या बिजनेस एरिया, आगे चलकर जब हम टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स में आएंगे तो उधर एक चीज़ होगी डोमेन रिक्वायरमेंट्स। तो डोमेन या बिजनेस का मतलब ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने सिस्टम, अपने अपने तरीके, अपने अपने प्रोसेस होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डोमेन रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल, एक हॉस्पिटल के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब हॉस्पिटल, जाहिर सी बात है कि हॉस्पिटल जिस तरीके, जिस प्रोसेस या जिस मेथड के थ्रू काम कर रहा है, बैंक वाला उस तरह का सिस्टम फॉलो नहीं करेगा। बैंक वालों का अपना प्रोसेस होगा, अपना तरीका होगा काम करने का, हॉस्पिटल वालों का अपना होगा। तो हॉस्पिटल का डोमेन अलग है और बिजनेस या बैंक का अलग है। तो उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो आप उसके पास जाएंगे, वहाँ से रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करेंगे, उसको कहते हैं डोमेन रिक्वायरमेंट्स या डोमेन एरिया। न्यू आइडिया इम्प्लीमेंटेशन और रिसर्च इन एग्जिस्टिंग फील्ड ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। आप इस तरह से भी रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कोई नया आइडिया इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया अपने माइंड से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, या आपने कोई ऑनलाइन रिसर्च कर दी कि हाँ इस तरह का एक चीज़ भी मौजूद है जिसको हमें सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये 4-5 तरीके हैं जिससे आप रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। अब जिस तरह मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया कि रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकते हैं, कि जिस तरह एक बंदा आता है और आपको कहता है कि आप मुझे एक इस तरह का सिस्टम चाहिए, एक हॉस्पिटल वाला आता है कि वो मेरे लिए सारे पेशेंट्स का रिकॉर्ड, ब्लड टेस्ट का रिकॉर्ड, डॉक्टर्स का रिपोर्ट, स्केड्यूल सब कुछ मेंटेन करे, तो ये एक रिक्वायरमेंट है। बैंक वाला फॉर एग्जांपल आता है और कहता है कि मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो ATMs के साथ इंटीग्रेट करे, जो क्रेडिट डेबिट को मेंटेन करे, जो कस्टमर्स के डेटा को मेंटेन करे, तो ये एक रिक्वायरमेंट्स है। तो ये एग्जांपल्स है कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती है। तो मैं आपके लिए एक्सप्लेन रीड कर देता हूँ कि द सिस्टम शेल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल पेमेंट मेड टू एम्प्लॉयज़ ऑन अकाउंट्स ऑफ सैलरीज बोनस। अब ये बैंक वाली की रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें बोनस और ट्रेवल हिस्ट्री, अलाउंसेस और सैलरी सब कुछ मेंटेन हो एम्प्लॉयज़ का। एक दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। द सिस्टम शेल इंटरफेस विद द सेंट्रल कंप्यूटर टू सेंड डेली सेल्स इन्वेंट्री डेटा फ्रॉम एवरी डिटेल रो। अब एक स्टोर वाली की एग्जांपल है कि मल्टीपल चेन्स है, स्टोर्स है, कि वहाँ से डेटा कलेक्ट करे और जो मेन सर्वर है, जो मेन शॉप है, वहाँ पे डेटा सेंड करे। तो ये एक शॉप वाली की रिक्वायरमेंट है। एक तीसरी एग्जांपल देख लेते हैं कि द सिस्टम शेल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल लाइब्रेरी मटेरियल्स इंक्लूडिंग बुक्स, सीरियल्स, न्यूज़पेपर। एक लाइब्रेरी वाली की एग्जांपल है। तो ये इस तरह की नहीं बात नहीं है कि एक ही बंदे ये सब रिक्वायरमेंट्स एक ही बंदे के, ये एग्जांपल्स है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि रिक्वायरमेंट्स किस तरह से हो सकते हैं। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स के एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं आप। अच्छा, इम्पोर्टेंस क्या है रिक्वायरमेंट्स के? इम्पोर्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जब इनिशियल स्टेज ही ठीक नहीं होगा तो बाकी का सॉफ्टवेयर किस तरह से बनेगा। अब ये सबसे पहली सीढ़ी है, यही हमने ठीक नहीं बनाई तो बाकी के सीढ़ियों का तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब एक घर बन रहा है और घर के जो बेसमेंट है वो ठीक नहीं बनाई, जो बुनियाद है वो ठीक नहीं है, तो पूरा घर तो गिर जाएगा। तो इस फेज़ पे जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, हमने सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करना है कि इसको हम ठीक करें। तो बताया गया है
कि जब किसी सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो 40 to 60% चांस ये है कि वो हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग ठीक नहीं की, तो वो सारे प्रोपेगेट हो गए। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग ठीक नहीं होगी तो उसके प्रॉब्लम्स डिज़ाइन में आएंगे, डिज़ाइन ठीक नहीं होगी तो उसके प्रॉब्लम कोड में आएंगे। तो यहाँ से अगर आप ठीक गए तो फिर आपका सिस्टम फिर आगे सही जाएगा। So a problem has been studied in a great detail and has been noted that 40 to 60% of all defects found in software projects can be traced back to poor requirement। के जो सारे के सारे डिफेक्ट्स होते हैं तो 40 to 60% वो इसी फेज से आते हैं कि हमने रिक्वायरमेंट ठीक नहीं की, रिक्वायरमेंट्स को हमने लाइट ले लिया। अब ये है काइंड्स के रिक्वायरमेंट्स के किस्में क्या है, कितने अक़साम के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट्स में फंक्शनल होंगे, कुछ नॉन फंक्शनल होंगे, कुछ डोमेन होंगे, डोमेन आपके लिए मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, कुछ इन्वर्स होंगे, कुछ डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स होंगे। जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर है वो इन सब रिक्वायरमेंट्स को लिख देता है और कैटेगराइज कर देता है, और जब क्लाइंट उसके पास आता है और उसको रिक्वायरमेंट्स देता है तो वो एनालिसिस करने के बाद इन सब कैटेगरीज में देखता है कि कौन सा रिक्वायरमेंट किस कैटेगरी में आता है अपनी आसानी के लिए। फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि एक बंदा आपके पास आता है और बोलता है कि मुझे एक सिस्टम चाहिए जो मेरे लिए पेशेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करे, तो ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। व्हाट द सिस्टम विल डू। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जब मेंटेन करे तो उसकी स्पीड किस तरह होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस किस तरह से होनी चाहिए, रिलायबिलिटी किस तरह से होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। जो बिहेवियर है, इंटरनल बिहेवियर, तो उसको हम कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। जो सिस्टम के अंदर उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी कैपेबिलिटी है कि वो कितनी अच्छी तरह से हमें डिलीवर करता है, उसका परफॉर्मेंस वगैरह, उसकी इजी टू यूज़ है कि नहीं है, तो उसको हम कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। डोमेन रिक्वायरमेंट्स यही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने सिस्टम, अपने अपना प्रोसेस होता है, तो हर डोमेन के अपने रिक्वायरमेंट्स होंगे। जैसे हॉस्पिटल का अलग होगा, बैंक का अलग होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अलग रिक्वायरमेंट्स होंगे, तो उसको हम डोमेन रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। इन्वर्स रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि आप किसी डोमेन, इन्वर्स रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आप एक क्लाइंट आपको कहता है कि सब चीज़ें होनी चाहिए, बस ये चीज़ इसमें मत डालना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी चीज़, आप कोई डायग्राम बना रहे हैं या कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो आप उसको कहते हैं कि यार तमाम कलर होने चाहिए लेकिन इसमें रेड कलर ना हो या येलो कलर ना हो। तो जो आप उसको, क्लाइंट आपसे कहता है कि इस सिस्टम में ये चीज़ ना हो, तो उसको हम इन्वर्स रिक्वायरमेंट कहते हैं कि ये चीज़ हमने नहीं डालनी। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट्स का मतलब है कि आपको एक इस तरह का क्लाइंट भी आ सकता है जिसको टेक्निकल नॉलेज भी हो, तो आपको ये भी कह सकता है कि आपने डिज़ाइन के लिए क्या यूज़ करना है, किस लैंग्वेज पे बनाना है, जावा में बनाना है, पाइथन में बनाना है, सी प्लस प्लस में बनाना है, तो आपको ये भी कह सकता है अगर कोई टेक्निकल बंदा हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये तो सारी उसकी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बता दिया कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट द सिस्टम डज, फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम, स्टेटमेंट ऑफ सर्विस द सिस्टम शुड प्रोवाइड। ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ गए, ये भी मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया, फिर आप देख लें पॉज करके। उसके बाद आते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर की टाइप्स। फिर नॉन फंक्शनल जो है उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, एक ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स और एक एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनका ताल्लुक सॉफ्टवेयर के साथ है
कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, क्या है, कौन से परफॉर्मेंस है, क्या नहीं है। इन सब रिक्वायरमेंट्स का ताल्लुक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स के साथ है, जो सिस्टम या सिस्टम के अंदर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के डूज एंड डोंट्स हैं, जो एथिकल बिहेवियर है, जो एथिक्स है, उनके बारे में जो रिक्वायरमेंट्स है। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स के ये सिस्टम दूसरे सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट कैसे करेगा, लॉज रूल्स को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, तो उसको हम एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स के अंदर यूजिबिलिटी है, एफिशिएंसी है, रिलायबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, स्पेस है। अब इसको मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। यूजिबिलिटी का मतलब है कि ये सिस्टम यूजेबल है कि नहीं, मतलब यूज़ करने में आसान है कि नहीं, इसको हम कहते हैं यूजेबिलिटी। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी ये होती है कि कम रिसोर्सेज में अच्छे परफॉर्म करें, सिस्टम अच्छा परफॉर्म करे, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि सिस्टम कभी फेल ना हो, कि उसने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रिक्वेस्ट एक टाइम पे आ गई तो सिस्टम बैठ ना जाए, तो 10,000 रिक्वेस्ट को एक सेकंड में या एक टाइम पे वो प्रोसेस करे और फिर भी वो फेल ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी अच्छी है। पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि ये सिस्टम पोर्टेबल है कि नहीं, ये दूसरे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकता है या नहीं। परफॉर्मेंस मतलब स्पीड उसकी अच्छी है या नहीं। स्पेस रिक्वायरमेंट्स के मेमोरी तो ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता ये। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के एग्जांपल क्या है? द सिस्टम should not have downtime of more than 1 second for continuous execution of 1000 hours। ये उसकी बात हो रही है। रिलायबिलिटी, सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन एटलीस्ट 5 सेकेंड्स। ऑर्गेनाइजेशनल के रिक्वायरमेंट्स यही है कि वो उस जो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, जो हायर ऑर्गेनाइजेशन ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं वो उनको फॉलो उस पर पूरा उतर रहा है कि नहीं। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकते हैं? इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि ये दूसरे सिस्टम्स के साथ या इसको हम चेंज कर सकते हैं नहीं। एथिकल रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि एथिकली ये सिस्टम कैसा है। लेजिस्लेटिव या प्राइवेसी सेफ्टी, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा जी, तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि प्राइवेसी एंड पॉलिसी की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है कि एक सिस्टम किसी का पर्सनल डेटा डिस्क्लोज ना करे। Observation of non-functional requirements. Non-functional requirements can be written to reflect general goals for the system. For example, ease of use, recovery from failure, rapid user response. ये सारे non-functional requirements हैं। फिर आप पॉज करके रीड कर लेना। डोमेन रिक्वायरमेंट्स मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिए, ये उनकी एग्जांपल्स हैं। डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन के रोल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट plays the central role in the entire software development process. To start, it is needed in the project planning and feasibility phase. In this phase, a good understanding of the requirement is needed to determine the time and resource required to build a software. मतलब ये है कि इस फेज़ में हमने पूरी अंडरस्टैंडिंग करनी होती है सॉफ्टवेयर की, ताकि हमें ये पता चले कि टाइम कितना लगना है, रिसोर्सेज कितने लगने हैं, प्रोसेस कौन सा फॉलो करे। As a result of this analysis, the scope of the system may be reduced. स्कोप का मतलब है कि सिस्टम के जो एम्स है या सिस्टम जो है ना, अब अगर इसमें ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स हो इस तरह हो कि जनरल हो तो इसका स्कोप ज़्यादा है, कोई स्पेसिफिक हो तो स्कोप कम है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज़ रेफरेंस फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड डिज़ाइन इम्प्लीमेंट। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट जो आपके पास आता है, आप बनाते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, तो उसको हम डिज़ाइन में भी यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में भी यूज़ करते हैं, टेस्टिंग में भी यूज़ करते हैं। द प्रोजेक्ट मैनेजर वुड नीड दिस डॉक्यूमेंट टू मॉनिटर एंड ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए ताकि वो
टाइम टू टाइम उस टेस्ट जो प्रोजेक्ट है उसके साथ टैली करे कि क्या है क्या नहीं है। टेस्टिंग टीम को भी ये चाहिए। इसको हम प्रोजेक्ट ट्रैकिंग में भी यूज़ करते हैं, चेंज कंट्रोल में भी यूज़ करते हैं। चेंज कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर सिस्टम में कोई चेंज आ जाए, क्लाइंट कहे कि ये चीज़ चेंज कर दोगे क्या, तो क्या ये सिस्टम उसको अडॉप्ट कर सकता है या नहीं। तो सिस्टम टेस्टिंग है, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है और प्रोजेक्ट प्लानिंग है। तो ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, रिक्वायरमेंट्स के एक्टिविटीज़। जब ये तो सब हमने एक्सप्लेनेशन कर दी कि इस सिस्टम में ये होगा ये नहीं होगा, तो अगर हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग परफॉर्म करनी है तो उसमें कौन से एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करने हैं। पिछले जो स्लाइड्स थे उसमें हमने सिर्फ डिफिनीशंस और एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, लेकिन जो मेन एक्टिविटीज़ है वो ये है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, एनालिसिस, मॉडलिंग, मॉडलिंग को हम स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, और वैलिडेशन एंड मैनेजमेंट। एलिसिटेशन का मतलब है कि आपने सिंपली रफ फॉर्म में उसे रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर दिए, बस एक्चुअल गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स। एनालिसिस का मतलब है कि आपने प्रायोरिटाइज कर दिया कि कौन सा रिक्वायरमेंट इम्पोर्टेंट है, कौन सा लेस इम्पोर्टेंट है, कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, कौन से के बारे में हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कौन से के लिए नहीं है। तो आपने उसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो आपका क्लाइंट के साथ, वो कहे कि ये होना चाहिए, आप कहे कि ये होना चाहिए, तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। मॉडलिंग का मतलब है कि आपने एक सारे डॉक्यूमेंट बना दिया और आपने जो है ना वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बना के उसके साथ वैलिडेशन कर दी। वैलिडेशन का मतलब है कि आपने उसके साथ चेक कर दिया क्लाइंट के साथ कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं। उसके बाद है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। उसमें आप क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट को मैनेज करते हैं कि कौन सा रिक्वायरमेंट आउट हुआ, कौन सा इन हुआ, कौन सा है, कौन सा नहीं है, आप उसको मैनेज करते हो। तो हमने ये सारे क्वेश्चन जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के मुतालिक इस स्लाइड को देख लिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। हाफिज़।